तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है। आमतौर पे कत्ल की कई वजह होती हैं। कोई प्यार में पड़ के कत्ल कर देता है, कोई ज़मीन का मामला हो उसमें कर देता है, कोई पुरानी रंजिश हो इस वजह से कत्ल कर दिया। अलग अलग मामले होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग जगहों से फिर पुलिस वाले पकड़ते हैं, खोजबीन करते हैं। लेकिन क्या कोई आदमी इस वजह से भी मारा जा सकता है? यानी एक इंसान का सिर्फ इस वजह से कत्ल हो जाए कि वो कम पैसे कमाता हो, यानी अब ज़्यादा पैसे वो कमाता नहीं इसलिए उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। अब सुनने में बड़ा अजीब लग रहा, लेकिन आज जिस कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी में सेम यही होता है। एक आदमी का कत्ल होता है और कत्ल होने के पीछे जब वजह निकल के सामने आई, जब कातिल पुलिस के हत्थे चढ़ा, पहली बात तो जल्दी चढ़ा नहीं, और जब अंत में चढ़ा और सभी लोगों ने जानना चाहा कि आखिर कत्ल की वजह क्या थी, तो फिर कातिल ने जो वजह बताई वो यही थी कि इस शख्स के पास आमदनी अच्छी नहीं थी, ये ज़्यादा कमाता नहीं था, शायद इसीलिए अब इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। तो फिर अपने आप में बड़ी अजीब कहानी आपके सामने हाजिर है। कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जगह कासगंज, और इसी कासगंज में एक कॉलोनी लगती है, गंगेश्वर कॉलोनी, और बात इसी महीने की है। दरअसल इस जो गंगेश्वर कॉलोनी है, इसी कॉलोनी में एक परिवार रहा करता। परिवार में एक शख्स जिसका नाम था हृदय मोहन, उम्र लगभग 30 साल, उसकी बीवी पूजा, उम्र लगभग 27-28 साल, दो छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चा 12 साल का, एक 10 साल का। फैमिली में टोटल 4 लोग। परिवार में ज़्यादा पैसे थे नहीं। गुजर बसर करने के लिए जो हृदय मोहन था वो रिक्शा चलाया करता। रिक्शे से थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती। इधर जो बीवी थी, जब उसे लगा कि घर बैठे रहते हैं, कोई काम है नहीं, पति दिन भर रिक्शा चलाने में बिजी रहता है, इधर बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, तो समय निकालने के लिए अगर पॉसिबल हो तो कुछ दुकान वगैरह कर लें। दुकान पे पहले तो समय कट जाएगा, ऊपर से कुछ पैसे की आमदनी भी हो जाएगी। इसी वजह से इसी साल 2023 की शुरुआत में जो पूजा थी उसने एक परचून की दुकान अपने ही घर में खोल ली। दिन भर जो बीवी थी वो दुकान पे बैठी रहती, जो पति था हृदय मोहन वो रिक्शा चलाने में बिजी, बच्चे स्कूल चले जाते। न कोई झगड़ा, न कोई झंझट, न कोई लड़ाई, न कोई टेंशन। पूरा परिवार एकदम ठीक ठाक तरीके से रहा करता। ना ही परिवार में कभी वाद विवाद हुआ, ना ही ऐसी कोई बात हुई। पैसे कम थे लेकिन सभी लोग खुश रहते थे। वक्त के साथ साथ काम धंधा भी आगे बढ़ा। नवंबर आते आते तो जो दुकान थी वो भी ठीक ठाक चलने लगी, इधर रिक्शा भी ठीक ठाक वो चला रहा था। लेकिन अचानक से नवंबर में एक तारीख आती है, 12 तारीख की, और इसी 12 नवंबर यानी दीपावली की रात इस पूरे परिवार की खुशियों को न जाने किसकी नज़र लगती है। दरअसल 12 तारीख को जो दोनों बच्चे थे, दीपावली का वक्त, शायद लोग बिजी थे, हर्षोल्लास से दीपावली मना रहे थे। 10-12 साल के बच्चे पटाखे फुलझरिया इन्हीं सब में बिजी थे, दीपक लगाने में बिजी थे। आसपास के लोग भी अपने घरों की सफाई में बिजी थे। खुशियों का त्यौहार, सारे लोग खुश। अचानक से जो बड़ा वाला बेटा था जिसका नाम था युवराज, अपने घर के अंदर दाखिल होता है। अब 2 मंजिला मकान था, घर के अंदर दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद अंदर जब जाता है तो जाने के बाद देखता है कि बिस्तर पे उसके जो फादर हैं, यानी उसके जो पिता हृदय मोहन, वो गिरे पड़े। अब पिता को जब 12 साल का बच्चा ऐसे हाल में देखता है, पहले उसे कुछ समझ नहीं आया। वो अपने पापा को आवाज़ लगाता है कि पापा क्या हुआ, आप ऐसे क्यों लेटे हैं, उठिए, तैयार हो जाइए, कपड़े पहन लीजिए। अब इधर पिता को वो बुला रहा, पिता टस से मस नहीं हो रहे। पास जाता है, जाने के बाद अपने पिता को हिलाता है, जगाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही हिलाता है जगाने के लिए, अचानक से जो पिता की गर्दन थी एक दिशा में लुढ़क जाती है। अब 12 साल का बच्चा जब ये चीज़ देखता है, देखने के बाद बदहवास पीछे हटता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कुछ बोल पाता, आगे कुछ कह पाता, अचानक से उसकी जो नज़र थी बेड के नीचे पड़ती है, यानी फर्श पे। और फर्श देखने के बाद तो बेटा एकदम सन्न पड़ जाता है, क्योंकि फर्श पे उसकी जो माँ थी पूजा, वो भी गिरी पड़ी थी। यानी बिस्तर पे पिता पड़ा, ज़मीन पे माँ गिरी। अब ये चीज़ बेटा देखता है। देखने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा करें क्या। अपने पिता को बुला रहा, अपनी माँ को बुला रहा, दोनों ही आवाज़ नहीं सुन रहे। 1-2 मिनट तक हिलाता है, डुलाता है, बुलाने की कोशिश करता है,
लेकिन जब न पिता कुछ बोलता है न माँ कोई रिस्पॉन्स देती है तो बच्चे को लग जाता है कि यहाँ कुछ गलत है। फ़ौरन चीखता हुआ पड़ोसियों के पास जाता है, पड़ोसियों को पूरा माजरा समझाता है कि कैसे जो उसके पिता हैं वो बिस्तर पे पड़े हैं, कैसे उसकी जो माँ है वो ज़मीन पे पड़ी हुई है। अब पड़ोसियों ने भी जब ये पूरी बात सुनी तो उन्हें भी लगा कि ये क्या मामला है, ऐसे कैसे हो सकता है। पड़ोसी भी भागे भागे घर के अंदर आए। आने के बाद अब देख रहे हैं तो जो हृदय मोहन है वो बिस्तर पे पड़ा है, जो पूजा है वो ज़मीन पे पड़ी है। अब पड़ोसी भी हल्ला गुल्ला करते हैं, आसपास के और लोग आते हैं। आने के बाद जब उन्होंने चेक किया, चेक करने के बाद पिता को और उस महिला को जब आवाज़ लगाई तो ना ही पिता कुछ बोलता है ना वो महिला कुछ बोलती है। फ़ौरन अब दोनों को उठाया जाता है, उठाने के बाद हॉस्पिटल लेके भागा जाता है कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। और जैसे ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं, इसी बीच जब डॉक्टर चेक करते हैं तो चेक करने के बाद जैसे ही पूजा को चेक करते हैं तो फ़ौरन कहते हैं कि हालत गंभीर है लेकिन अभी जान बाकी है, बचाई जा सकती है। फ़ौरन पूजा को एडमिट किया गया। इधर जो हृदय मोहन था जब उसको चेक किया गया तो चेक करने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि अब इस शख्स के अंदर जान नहीं बाकी है, यानी हृदय मोहन अब मर चुका है। अब ये चीज़ जब आसपास के लोग सुनते हैं कि एक आदमी अच्छा भला लेटा और मर गया, ये कैसे पॉसिबल है। उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि साहब मरा है तो मरने की कोई वजह। अब डॉक्टरों ने भी देखा कि एक 30 साल का अच्छा वाला इंसान मर कैसे गया। उन्होंने फिर बाकायदा चेक किया। अब जैसे चेक किया तो गर्दन पे कुछ चोट के निशान। अब निशान देखने के बाद डॉक्टरों को लग गया कि ये मामला कोई नेचुरल डेथ या फिर बीमारी का नहीं है। गर्दन पे चोट के निशान, नाखून लगे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने कत्ल किया हो, क्योंकि इधर बीबी भी गिरी पड़ी थी, बेहोश थी, इधर गर्दन पे चोट के निशान। डॉक्टरों ने फौरन पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब पुलिस भी भागी भागी पहुंची। पुलिस वालों ने जब डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि अब गर्दन पे चोट के निशान है, ये नॉर्मल डेथ नहीं है, ये किसी ने मारा है। डॉक्टरों से पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है, तब आप पोस्टमार्टम करवा दीजिए। उसके बाद उस शख्स का पोस्टमार्टम होता है। इतनी देर में इस घटना की जो गूंज थी कि दीपावली के दिन एक घर के अंदर घुस के एक महिला को और उसके पति को मारा गया। महिला की तो जान बच गई लेकिन पति मर गया, तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हड़कंप ऐसा मचा कि उस मौका वारदात पे फ़ौरन जो वहाँ के एसपी साहब थे वो भागे भागे पहुँचे, जो कोतवाल थे वो भागे भागे पहुँचे, फॉरेंसिक की टीमें पहुँची, डॉग स्क्वाड की टीमें पहुँची, जांच पड़ताल शुरू हुई। इधर बीवी की भी हालत क्रिटिकल। बच्चों से पूछताछ हुई, क्या बेटा आपने किसी को देखा? बच्चों ने कहा नहीं साहब, माँ पापा ज़मीन पे पड़े थे, हम आए और हमने देखा। उसके बाद हमने पड़ोस वाले अंकल को बुलाया, पड़ोस वाले अंकल आते हैं, आने के बाद तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। अब पड़ोसियों से भी पूछा कि क्या किसी की आहट या फिर किसी की कोई आवाज़। इस पर पड़ोसियों ने कहा कि अगर साहब हमने कुछ ऐसा सुना होता तो हम पहले खुद पहुंच जाते, लेकिन हमने तो कुछ ऐसा सुना ही नहीं। और दीपावली का समय, हर जगह पटाखों का शोर, तो हो सकता है कुछ आवाज़ निकली भी हो तो आवाज़ दब गई हो। अब ये तमाम चीज़ पुलिस वाले पूछते रहे, जांच पड़ताल होती रही। इतनी ही देर में जो बीवी थी उसको होश आ जाता है। अब बीवी को होश आया तो पुलिस वालों को लगा कि चलो ठीक है, मामला गलीमत में है, कम से कम बीवी से ही पूछ लेते हैं। बीवी से कहा गया कि भैया क्या हुआ, आप बताओ, कौन लोग थे, ऐसा हादसा कैसे हुआ? तो बीवी ने बताया और कहा कि साहब शकल तो एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, लेकिन जो कुछ हुआ मैं आपको शुरू से बताती हूँ। दरअसल मैं ऊपर सो रही थी, शाम हो गई थी। उसके बाद मैं उठती हूँ, उठने के बाद अपने पति से भी कहती हूँ कि जाओ तैयार हो जाओ, चलते हैं, दीपावली का त्यौहार है, कुछ करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। इसके बाद मेरा पति उठता है, उठने के बाद थोड़ा सा बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद जो अंदर दुकान थी, दरवाज़ा खोल के पहले बाहर गया, उसके बाद अंदर दुकान चला जाता है बीड़ी लेने। और जैसे ही बीड़ी लेके वो लौटता है दुकान में से, बाहर से 3 लोग आते हैं और अचानक से उन्होंने मेरे पति और मुझ पे हमला कर दिया। सबसे पहले मेरे पति के ऊपर क्लोरोफॉर्म सुंघाया, मेरा पति बेहोश हो गया। हालांकि उसने क्लोरोफॉर्म का नाम नहीं लिया, उसने कहा कि कोई दवा सुंघाई। उसके बाद जो दवा थी उसको मेरे मुंह पे डाला गया, मैं भी बेहोश हो गई। उसके बाद जब होश में आया तो देखा ये सब हो गया। अब पुलिस वालों ने जब ये पूरा बयान सुना तो फिर पुलिस वालों ने पूछा कि ये 3 लोग थे, वो तो ठीक है, क्या आप उन तीनों को जानती हैं? तो इस पे उस महिला ने कहा कि हाँ, मैं तीनों को जानती भी हूँ और बाकायदा पहचान भी रही हूँ। अब पुलिस वालों ने जब ये बात सुनी तो उन्हें लगा बस मामला साफ, अब क्या दिक्कत है। फ़ौरन पूछा कि कौन?
तो फिर उसने कहा कि दरअसल कुछ दिन पहले की बात है, मेरे घर पे ही 2 लोग किराए पे रहते थे। इसमें से एक शख्स का नाम था बंटी और उसकी जो बीवी थी उसका नाम था बबली। कायदे से बंटी और बबली निक नेम था, असली जो नाम था वो था विजय और गुड़िया। विजय और गुड़िया दोनों किराए के मकान में रहते थे। इसी के मकान में, किराए के मकान में रहने के दौरान 1 नवंबर को उन दोनों ने मकान खाली कर लिया और खाली करने के बाद ही मुझे डाउट है कि इन दोनों ने एक आदमी के साथ मिलकर मेरे पति को मारा है। अब पुलिस वालों ने जब ये बात सुनी, अब इस बात में कोई सर पैर है नहीं कि एक आदमी किराए के मकान में रहता था, फिर उसने घर खाली करवा लिया तो फिर उसी वजह से कत्ल हो गया। उन्होंने कहा कि ये क्या बात है, ऐसे कैसे, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई दुश्मनी होगी, कोई रंजिश होगी तो मारा होगा। तो उसने कहा हाँ, दरअसल जो विजय की पत्नी गुड़िया थी जो किराए के मकान में रहती थी, उस गुड़िया ने एक पड़ोस में रहने वाले शख्स जिसका नाम था बंटी, उसको अपने जाल में फंसा लिया था। अब बंटी आए दिन मेरे घर पे आता, आए दिन बातचीत करता, मुलाकात करता, रात भर रुका रहता जब जब विजय गायब रहता। तो ये चीज़ें मैंने देखा, मैंने अपने पति को बताया, उसी के बाद से फिर पति ने विजय को बता दिया। इसी बात को लेकर फिर झगड़ा हुआ, उसके बाद उन्होंने घर खाली कर दिया और घर खाली करने की वजह से ही फिर ये तमाम चीज़ें हुई। अब ये बयान जब दिया, देने के बाद अब जाहिर सी बात है पुलिस वाले जाते हैं। जाने के बाद विजय और गुड़िया को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके चूँकि एक महिला जो बेहोश थी उसने अपना बयान दिया था, तो फिर अब पूछताछ शुरू हुई कि तुमने क्यों मारा, कैसे मारा। अब सामने वाले लोग कह रहे हैं कि साहब हमने नहीं मारा। अब आमतौर पे कोई भी कातिल होगा वो मना ही करेगा, पुलिस वाले सख्ती बरतते हैं। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि चाहे जितनी शक्ति बरतते हैं, चाहे जितनी चीज़ करते हैं, ना तो विजय अपने बयान से पलटता है, ना ही गुड़िया अपने बयान से पलटती, सीधा सीधा कहते हैं कि नहीं साहब, ना ही उस टाइम हम लोग वहाँ थे, ना ही हमने कोई कत्ल किया। पुलिस वालों ने कहा चलो ये भी पता कर लेते हैं। पुलिस वालों ने जांच पड़ताल की और संयोग से पता चला कि हाँ, विजय और गुड़िया उस जगह पे थे ही नहीं और ये लोग अपने घर पे थे। तब ये चीज़ जब पुलिस वालों ने सुनी, सुनने के बाद अब 2 ही बातें थी कि या तो सारे सबूत, सारे गवाह, सारी जो तफ्तीश हुई है वो गलत है, या फिर जो महिला इल्ज़ाम लगा रही वो गलत है। और यहाँ पे एक चीज़ और हुई, दरअसल उस महिला ने कहा था कि कुछ नशीली चीज़ें सुंघाई गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी किसी चीज़ का कोई भी जिक्र नहीं था। तो यहाँ से फिर शक की जो सुई थी पूजा पे ही घूम गई। लेकिन अब पूजा से ऐसे पूछताछ कैसे करें? तब पुलिस वालों ने दूसरा तरीका अपनाया और जांच पड़ताल को पूजा के इर्द गिर्द घुमाया और उसके बारे में अब तफ्तीश करनी शुरू की। कभी उसकी कॉल डिटेल खंगाला, कभी उसके पति की कॉल डिटेल को खंगाला। कॉल डिटेल से तो कुछ मिला भी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, मोबाइल की हिस्ट्री भी चेक कर लेते हैं, कोई चैट हुई हो, कोई व्हाट्सअप कॉल हुई हो, कोई इंस्टा कॉल हुई है। आजकल तो कॉल करने के भी 50 ऐप आते हैं। तो ऐसे ही पुलिस वालों ने जो पति था उसका मोबाइल और पूजा का मोबाइल अपनी कस्टडी में लिया और जब कॉल डिटेल से लेकर तमाम चीज़ें चेक की तो सारी चीज़ें तो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जो पूजा की सर्च हिस्ट्री थी, जब उसको चेक किया गया तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसे देखने के बाद पुलिस वाले दंग रह गए। दरअसल पूजा की सर्च हिस्ट्री में कई ऐसे कॉलम थे, जैसे कि जहर खाने के बाद क्या होता है, कौन सा जहर एक आदमी को सिर्फ बेहोश करता है, कत्ल करके अपने आप को पुलिस से कैसे बचाएं, अगर आपने कत्ल किया है तो अपने सबूत कैसे मिटाएं, कौन सी ऐसी दवा है जो इंसान को बेहोश कर सकती है। अब ये तमाम सर्च हिस्ट्री पुलिस वालों के लिए एक तगड़ा सबूत था पूजा से पूछताछ करने के लिए। अब इसी सर्च हिस्ट्री को पुलिस वालों ने आधार बनाया, पूजा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ हुई तो शुरुआत में पूजा ने फिर वही राबरी चुनाव झेलम कहानी सुनाई। लेकिन जब पुलिस वालों ने सारे सबूत भी थे तो सख्ती बरती, तो फिर पूजा ने कहा कि हाँ मैंने ही मारा है। और जब वजह पूछी गई तो उसने कहा कि मेरा पति 300 रुपये कमाता था इसलिए। अब ये बयान पूजा का जब हुआ, पुलिस वाले फिर सन्न कि 300 रुपये के लिए कत्ल करने का क्या मतलब था। तब यहीं से एक दूसरी कहानी बताई गई और इस कहानी के हिसाब से जहाँ पे ये लोग रहते थे वहीं के बगल में एक शख्स किराए के मकान में रहता था जिसका नाम था बंटी। और यही बंटी है जो पहली कहानी में जो पूजा ने सुनाया था उसमें भी उसका रोल था। दरअसल बंटी उसे किराए के मकान में रह के जूस की दुकान लगाता। अब दिन भर में 1000, 1500, 2000 तक वो जूस बेच लेता। इधर इसका जो पति था पूजा का, हृदय मोहन, दिन भर में 300 रुपये कमाता, कभी कभी 250, 200, कभी कभार 150। तो ये तमाम चीज़ें अब इधर जो पूजा है देख रही कि मेरा पति इतना कम कमा रहा
उधर जो बंटी है वो लगातार 2000-3000 वो भी बैठे बैठे। तो कहीं ना कहीं जो पूजा थी वो बंटी की तरफ आकर्षित होने लगी। बंटी से लगातार वो बातचीत करती, लगातार उसको अपने हुस्न के जाल में फंसाया। आलम यह हुआ कि जब पूजा को कोई ज़रूरत होती, कोई दिक्कत होती, चाहे मोबाइल का रिचार्ज हो, चाहे कुछ लेना हो, ये तमाम चीज़ें अब पूजा बंटी से ही कहने लगी कि मुझे इतने पैसे दे दो, ये दे दो। बंटी भी एकदम पागल हो चुका था, वो भी लगातार पैसे देने लगा। पैसे के बदले आए दिन जब उसका मन होता वो घर में आता, जो मन वो करता। दिन भर जो हृदय मोहन था वो रिक्शा चलाने में बिजी रहता। आलम यह हुआ कि अब दोनों के ही मन में कोई डर ही नहीं था, न पकड़े जाने का, न समाज का, न लोकलाज का। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन कहते हैं कि इश्क हो या मुश्क हो, ये दोनों चीज़ ज़्यादा छुपती भी नहीं है और इनकी उम्र भी ज़्यादा लंबी नहीं होती। तो ऐसे ही दीपावली की ही बात है, जब पत्नी को लगा कि जो मेरा शौहर है, मेरा पति है, वो बाहर गया रिक्शा चलाने, तो फिर उसने बंटी को अपने घर में बुलाया। बुलाने के बाद दोनों आपत्तिजनक हालत में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। लेकिन इस दौरान जो हृदय मोहन था वो वापस लौट आता। आने के बाद उसने ये तमाम चीज़ें देखी। देखने के बाद अब जाहिर सी बात है गुस्सा उसका फूटा। उसने लड़ाई झगड़ा शुरू किया और तैस में आके पूजा और इसने कत्ल कर दिया। और कायदे से पूजा खुद भी अपने पति से पीछा छुड़ाना चाहती थी। कत्ल करने के बाद, चूँकि कत्ल करते भी नहीं, पूजा ने खुद बंटी से कहा कि इसको मार दो। और मारने के पीछे वजह यही थी कि बंटी ज़्यादा कमाता था और ये कम। मारने के बाद अब करें क्या, कत्ल हो चुका था, बचना भी था। तो फिर अब तरह तरह के प्लान किए, ऐसे करो वैसे करो, लाश फेंक दो। तो फिर पूजा और जो उसका आशिक था बंटी, दोनों मोबाइल लेके बैठते हैं। बैठने के बाद अब सर्च करते हैं कि क्या से बचा जाए, कैसे कौन सा जहर काम करता है। प्लान ये भी था कि थोड़ा सा जहर खा लें ताकि हम भी बेहोश हो जाएं। कैसे बेहोश हुआ जाए, कैसे कत्ल करके सबूत मिटाई जाए। घंटों तक इन्होंने सर्च किया और शायद ये आइडिया किसी पेज से, किसी वीडियो से इन्हें मिला होगा। मिलने के बाद फिर पूजा बेहोशी का नाटक करती है। उसके बाद बेटा आता है, उसके बाद ये पूरा खेल होता है। अब पुलिस वाले जब ये पूरा बयान सुनते हैं, सुनने के बाद एक बार वो भी हैरान थे कि एक महिला अपने पति को इसलिए मार देती है कि उसका पति 300 कमाता है, और साथ ही एक साधारण सी महिला जो एक परचून की दुकान चलाती है, इतना प्लान पुलिस वालों से लेके हॉस्पिटल और मेडिकल सबको इतना मूर्ख बनाया। तो सारे लोग हैरान थे। तो अपने आप में बड़ी अजीब सी ये कहानी थी कि कम पैसे कमाना भी आजकल आपकी जान का दुश्मन बन सकता है। तो पैसे कमाना भी ज़रूरी है। अब आते हैं कल के सवाल की बात करते हैं। और कल का मेरा सवाल था कि भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अच्छा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ये दूसरे शख्स हैं, नहीं तो कई लोग, चूँकि ये सवाल मैंने आज अपने कुछ लोगों से भी पूछा तो उन्होंने APJ अब्दुल कलाम और ये अब्दुल कलाम आज़ाद दोनों को एक समझ लिया। तो ऐसा नहीं है, APJ साहब दूसरे शख्स हैं और ये जो अब्दुल कलाम आज़ाद साहब हैं ये दूसरे हैं। ये फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो इस सवाल का जो सही जवाब दिया है वो दिया है KK ठाकुर जी हैं, राजेश बजकोती जी हैं, अवंती होरो जी हैं, हर बार की तरह इस बार भी। इनका तो इतना बार मैंने नाम लिया है कि कई लोग पूछने भी लगे क्या ये आपके रिलेटिव हैं। तो ऐसा नहीं है, इन्होंने हर बार सही जवाब दिया है। साथ ही आरती मंगोलकर जी हैं, बहुत दिनों बाद इनका नाम लेने का सौभाग्य मिला। प्रवीण कुमार जी हैं, ईश्वर गुप्ता भी काफ़ी समय बाद, और दिनेश यादव जी हैं, विजेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सुनील त्यागी जी हैं, प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं, आद्या तिवारी जी हैं, जिग्नेश पटेल जी हैं, ये गुजरात से हैं। साथ ही सुबोध कुमार जी हैं, ये BSF के जवान हैं, और संदीप कुमार जी हैं। और कुछ नाम ऐसे थे जिनका नाम मैं लेना चाह रहा था लेकिन उनके नाम के आगे कुछ यूजर कुछ ऐसा। तो आप लोग प्लीज़ जब सही जवाब दें तो नीचे अपना नाम ज़रूर लिख दिया करें, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी ईमेल से नाम टैली कर जाएगा, लेकिन कभी कभार मशीन ही है, यूट्यूब एक तरह की एल्गोरिदम पे काम करते हैं, तो कभी कभार ये फेल होता है, तो नाम मेरे तक पहुंचता नहीं, बस आपके कमेंट पहुंचते हैं। तो ऐसे हाल में मुझे भी दुख होता है कि आपने सही जवाब दिया और मैंने नाम नहीं लिया। तो जिन भी भाइयों बहनों ने सही जवाब दिया, आप सभी को दिल से शुभकामनाएं। ऐसे अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का मेरा सवाल है कि जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होते हैं यानी PM ऑफ इंडिया, उनकी सैलरी कितनी होती है। और साथ ही अगर आप ये भी बता दें कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अगर नहीं बताएंगे, बहरहाल आप ये बताइए कि सैलरी कितनी होती है, बाकी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगा। तो जिनको भी इस सवाल का जवाब पता हो वो अपना कमेंट करें। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग चैनल के माध्यम से सीखते ही रहते हैं। तो आपसे अब कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ।
तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।